नमस्कार। आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है समाज की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति नारी को। स्वस्थ नारी, सशक्त नारी। क्योंकि जब नारी स्वस्थ होगी तभी हमारा घर और हमारा समाज मजबूत होगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर कनिका राय जी, जो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर महिलाओं को जागरूक करती हैं और उनका इलाज करती हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कनिका जी, हमें ये बताइए कि वर्तमान की चुनौतियों और संघर्षपूर्ण वातावरण में एक महिला का क्या आयाम है, एक सशक्त महिला का क्या आयाम है? देखिए, अगर हम सशक्त महिला जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो कुछ 3-4 बिंदु हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। सबसे पहला जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कि स्वास्थ्य। अगर महिला का स्वास्थ्य सही रहेगा तभी वो खुद भी सशक्त बन सकती है और समाज की महिलाओं को भी सशक्त बना सकती है। दूसरा रहेगा उसका मानसिक स्वास्थ्य। अगर वो तनाव में है, अगर वो खुद ही परेशान है, खुद ही सही नहीं है, तो वो दूसरों को भी सही नहीं रख सकती है। तीसरा रहता है आर्थिक स्वतंत्रता। जैसे कि अगर महिला खुद कमाती है, खुद कुछ अर्न कर रही है, तो उसके अंदर एक अलग तरीके का आत्मविश्वास रहता है, ठीक है, जो कि एक विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा पिलर है। चौथा रहता है कि समाज में उसकी भी बातों को सुना जाए, उसकी ओपिनियन को सुना जाए, वो क्या कहना चाहती है। हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमारा जो ये समाज है वो मेल डोमिनेंट समाज है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मर्द क्या कहना चाह रहे हैं उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो समाज में उनकी बातों को रखना, उनकी बातों को, जबकि आजकल हम लोग बहुत आगे डेवलप कर चुके हैं, आजकल ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बट फिर भी कुछ तबकों में ये सब देखा जाता है। तो ये कुछ 4 बिंदुएं हैं जिन पे सशक्त महिलाओं का आयाम निर्भर करता है। ओके, तो महिला सशक्तिकरण में महिलाओं का स्वास्थ्य की क्या भूमिका होगी? महिलाओं के स्वास्थ्य की बहुत बड़ी भूमिका है। वही मैंने जैसे आपको पहले वक्त पॉइंट में बताया कि अगर महिला हमारी स्वस्थ ही नहीं रहेगी, अगर वो, क्योंकि आज गांव में क्या होता है, गांव में या हम रेगुलर लाइफ में भी देखते हैं, महिला अपने से ऊपर अपने परिवार का स्वास्थ्य रखती है, अपनी चीज़ों को भूल जाती है, अपने परिवार का स्वास्थ्य आगे रखती है। तो अगर महिला खुद ही नहीं स्वस्थ रहेगी तो ना वो खुद के लिए कुछ कर सकती है, ना वो परिवार के लिए कुछ कर सकती है, और ना ही वो समाज के लिए कुछ कर सकती है। महिलाओं पे घरेलू और बाहरी जिम्मेदारियां होती हैं, तो ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे कर सकती है? देखिए, हर इंसान इस जीवन में अपने लिए आया है, ठीक है, तो उसको अपने लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा। परिवार और बाकी सारी चीज़ें, जिम्मेदारियां ज़रूरी हैं। जैसे कि महिलाएं ऐसा कर सकती हैं कि जैसे अपना एक निर्धारित समय निकालें कि हाँ, मेरा ये समय है, चाहे दुनिया की कोई चीज़ आ जाए, मुझे इस समय ये काम करना है। जैसे खाना ही खाना है, तो मुझे पोषण भरा खाना खाना है। ये नहीं कि अपने परिवार वालों के लिए आप पहले खाना दे दो, अपने परिवार वालों को भी दो, खुद भी खाओ। अपने आप को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस मत करो। दूसरा, 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है। काम करने के चक्कर में लोग जल्दी उठ जाया करते हैं, तो ये सब आपको चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी समाज भी स्वस्थ रहेगा। तो ये चीज़ें, बाकी अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें डॉक्टर से, मतलब महीने 2 महीने पे जाके चेकअप, 2-3 महीने पे जाके चेकअप कराएं। अगर कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, जो भी मेडिकेशन है वो स्टार्ट करें। ओके, महिलाओं को जननी का दर्जा दिया गया है, वो सृष्टि का केंद्र मानी जाती हैं। तो ऐसे में एक महिला जब गर्भ धारण करती है तो उसके जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, 2 तरीके से हम इसकी बात कर सकते हैं। एक तो सकारात्मक तरीके, माँ बनना एक दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली महिला होती है जो माँ बनती है, तो ये तो एक बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो 2 चीज़ें हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक पे आपका कैसे रहता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा, आपको बीपी, शुगर, थायराइड, आयरन की कमी, खून की कमी, ये सारी चीज़ें, तनाव, ये सारी चीज़ें आपको शारीरिक तौर पे झेलनी पड़ती हैं जब आप गर्भवती होते हो। मानसिक तौर पे भी आजकल इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, बट मानसिक तौर पे भी महिलाएं बहुत कुछ झेलती हैं। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कुछ महिलाओं को डिप्रेशन होता है, कुछ महिलाओं को बच्चा पैदा होने के बाद डिप्रेशन होता है, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो वो भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है।
इंडिया में। ओके, तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी, देखिए सावधानी पहले तो जैसे ही आपको पता चले कि आप मतलब प्रेग्नेंट है या कुछ है, तो सबसे पहले तो आप जाके अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे जो भी आपने जांच है वो करवाइए, उसके हिसाब से जो भी दवाइयाँ वो देते हैं वो आप जैसे बताते हैं रेगुलर तौर पे वो आप दवाई लिखिए। उसके बाद तनाव आपको सबसे कम लेना है, पोषण का आपको बहुत ध्यान रखना है कि मतलब हरी साग सब्जियाँ, क्योंकि इस दौरान जनरली खून की कमी हो जाती है लोगों में, औरतों में, तो पोषण का खाने पीने का ध्यान रखना है, दवा का ध्यान रखना है, कोई भारी सामान नहीं उठाना है आपको, कोई बहुत ज़्यादा हैवी काम जैसे पोछा लगाना ये सब लगाना कुछ महीने नहीं करना है। लास्ट में आप फिर भी कर सकते हैं 9th मंथ में, बट शुरू में आपको ये सब चीज़ों से अवॉइड करनी चाहिए। ओके, तो बच्चों को जन्म देने के दौरान महिलाओं का अक्सर सुना है कि बीपी बढ़ जाता है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, उससे बचने के लिए? देखिए सबसे बड़ा बीपी का रीज़न होता है कि अच्छा खाना ना खाना, तेल पदार्थ के खाना खाना, व्यायाम रेगुलर ना करना। अगर रेगुलरली, और नमक का सेवन कम करना, अगर वो रेगुलरली अपने डाइट में कम नमक ले और हर खाने के बाद आधा घंटा कम से कम टहले, उसके बाद सुबह शाम योगा करें अपने मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए। तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है बीपी बढ़ने का, क्योंकि और अगर आपको बीपी की शिकायत है, मतलब बीपी की शिकायत आपको कैसे, उसके लक्षण ये होते हैं कि आपका अगर बीपी नपवाने जाएंगे 140-90 से ऊपर बीपी आना, पैरों में स्वेलिंग हो जाना, सूज जाना पैर, ठीक है, पेशाब की जांच करवाएंगे तो प्रोटीन का ना, ऐसी बहुत सारे अन्य चीज़ें जिससे पता चलता है। तो अगर पता चल गया है तो अपनी बीपी की दवा कोई कभी ना भूले, जो डॉक्टर आपको डोज लिख के दे रहा है वो दवा, ये नहीं कि अक्सर देखा गया है लोग कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो दवा आपको नियमित रूप से लेनी है। प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी के दौरान जो रूटीन चेकअप होता है, क्या क्या रूटीन चेकअप करवाना चाहिए और कौन कौन सी टीके लगवाने चाहिए महिलाओं को? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट और एक ही जो टीका लगता है प्रेगनेंसी में वो होता है टीटी का, टेटनस का, ठीक है। तो पहला टीका जो आपको लगना है टेटनस में, वो लगना है जैसे ही आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो पहला टीका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तभी लग जाता है। जैसे ही आपको पता चला, जल्दी से जल्दी जब आप लगा सकते हैं आप उसको लगवा लीजिए। दूसरा टीका लगेगा उस पहले टीके के 4 हफ्ते के बाद, ठीक है, 4 हफ्ते के बाद वो टीका लगेगा। और जो तीसरा टीका जिसको बूस्टर और टीडैप भी कहा जाता है, वो आपका 27 से 36 हफ्ते के बीच में कभी भी लग सकता है। ओके, और रूटीन चेकअप? रूटीन चेकअप देखिए 4 स्कैन वैसे तो हमारे उसमें मेडिकली हम लोग बताते हैं कि 4 स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होते हैं। पहला स्कैन होता है जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है, जैसे आपका यूपीटी पॉजिटिव आया है तो आप जाएंगे अपना डॉक्टर के पास, वो स्कैन करेगी, बताएगी कि हाँ ठीक है आप प्रेग्नेंट है, आपका अल्ट्रासाउंड हो गया। दूसरा स्कैन होता है NT-NB स्कैन, जिससे बच्चे की डाउन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, उसके बचने के लिए ये स्कैन किया जाता है। उसमें पता चल जाता है बच्चे को ये है कि नहीं है। वो आपका 11 से 14 हफ्ते के बीच में किया जाता है। फिर तीसरा स्कैन होता है आपका एनिमली स्कैन। एनिमली स्कैन जो होता है वो वही 18 से 22 हफ्ते के बीच में होता है। उसमें देखते हैं कि बच्चे का कोई अंग सब सही से बन रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे की उसमें। फिर लास्ट एक स्कैन होता है जो आपका 28 से 36 हफ्ते के बीच में होता है, जो होता है आपका ग्रोथ स्कैन, जिसमें बताते हैं कि बच्चा सही से बढ़ रहा है कि नहीं, बच्चेदानी पानी अच्छे से है कि नहीं, और बच्चे की पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये 4 स्कैन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी में। ओके, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि गांव के साइड महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम खून की कमी हो जाती है, तो इसके लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? देखिए खून की कमी हो जाती है तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है उनके खाने में, मतलब पोषण बहुत ज़्यादा कम रहता है। महिलाएं अपने खाने पे बहुत कम ध्यान देती हैं। तो जैसे अगर आपको लगता है कि आपको खून की कमी है या कुछ भी है, आपको हरी सब्जियां, साग सब्जी, पत्तों वाली सब्जियां, ये सब्जियां खाना चाहिए। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि फोलिक एसिड जो होता है, एक टैबलेट होती है जो हमको प्रेगनेंसी के पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर तो आप प्रेगनेंसी प्लान करके कर रहे हो तो आप 2-3 महीने पहले ही इस टैबलेट को ले सकते हो।
उसके अगर आपने प्लान नहीं किया है और बिना प्लानिंग के आपका प्रेगनेंसी है, तो जैसे ही आपको पता चले आप फोलिक एसिड की टैबलेट्स आती हैं, वो आप 3 महीने तक आपको लेनी होती हैं। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको फोलिक एसिड लेनी होती है। बाकी आयरन और कैल्शियम, ये 2 दवाइयाँ हैं जो आपको पूरे प्रेगनेंसी लेते रहना है। इसे नॉर्मली भी ले सकते हैं इसको, आयरन और कैल्शियम? हाँ, नॉर्मली भी ले सकते हैं, नॉर्मली भी ले सकते हैं। फोलिक एसिड? फोलिक एसिड नॉर्मली नहीं, फोलिक एसिड आप प्रेगनेंसी में ही, प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले अगर आपको पता है तो, अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप फोलिक एसिड की टैबलेट लेना होता है आपको। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अनुभवों से हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। तो दर्शकों, याद रखिए, स्वस्थ नारी ही सशक्त समाज की नींव होती है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।